लेकिन नहीं, वो तो ये बातें तो जब भी आप कहेंगे हो सकता है कि अदालत पे भी अभी सवाल उठाने लग जाए रवि श्रीवास्तव। क्यों रवि जी? रंजीत जी, आपने सवाल नहीं पूछा और उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो 59 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में जमा हुए, दिया तो मैंने, भाजपा के अकाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड जमा हुए, जो शरद रेड्डी जो एमडी थे औरबिंदो फार्मा के, उन्होंने दिए, जबकि वो जेल में थे और जिसकी वजह से उन्हें बेल मिली और जिसकी वजह से वो अप्रूवर बनाए गए। ये सवाल का जवाब हमारे मित्र ने नहीं दिया। आप जो बातें कह रहे हैं कि ये व्यक्ति इतने समय से जेल में है, उसकी बेल नहीं हो रही है, आपके पीएमएलए के कानून इस तरह के बने हुए हैं, ड्रैकोनियन कानून बने हुए हैं कि आप बेल नहीं देंगे। कोई समस्या नहीं है इस बात से, आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है कि एक देश की दूसरे नंबर की जो पार्टी अवनीजेश अवस्थी के पास चलते हैं। अवनीजेश जी, रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं कि बेल नहीं देना है, मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जेल से भी सरकार चल रही है, चल सकती है और चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रंजीत जी, जिस ड्रैकोनियन लॉ की बात कर रहे हैं, न्यायालय सामने बैठा, जिस न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दिया है, जिस पर ये उछल रहे थे, उसी न्यायालय ने लगातार, उसी न्यायालय नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी न्यायालयों ने बेल नहीं दी है। ये बात माननी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ साइन और उसकी इन्वॉल्वमेंट की नहीं होती। जब एक पार्टी, एक सरकार का मुख्यमंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कैबिनेट की किसी भी पॉलिसी, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। मनीष सिसोदिया तो त्याग पत्र देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री त्याग पत्र नहीं देंगे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये जो है कि अलग, बाकी सब देंगे, बाकी सब चोर हैं। कांग्रेस के अभी अपने सारे नाम बताए थे, टीएमके के सारे नाम बताए थे, जो आज सारे लोग, फारूक अब्दुल्ला भी, लालू यादव भी, ये सारे लोग जो आज इनके साथ खड़े हैं, इसी की लिस्ट लेके निकले थे। मैं ये क्यों ना कहूं कि वो उस लिस्ट से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि फिर से खोल दूंगा, मैं साथ खड़े हो जाओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ, नहीं तो फिर खोल दूंगा लिस्ट में। बात यह है रंजीत जी कि देश की जनता जिसके बार बार नाम लेते हैं, मैं खुद स्वयं उसमें था जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था। मेरे लिखित में पब्लिश्ड आर्टिकल है नेशनल डेलीज में, जिसमें मैंने कहा था कि ये ऐसा आंदोलन है जिसमें पूरी देश की जनता को साथ आना चाहिए। हमारा सपना भंग हुआ है, देश के करोड़ों लोगों का सपना भंग हुआ है। और मैं कहता हूं कि मेरा सिर्फ इससे नहीं, आंदोलन से निकले हुए हर पार्टी का के प्रति, चाहे वो बोफर्स का आंदोलन हो, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो, चाहे वो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इन तीनों आंदोलनों से निकले हुए व्यक्ति जिस तरीके की हरकतें की, उससे हम सामान्य व्यक्ति का मुंह हुआ है। किसी की बात मत माने, आप न्यायालय की बात मत माने। रवि श्रीवास्तव जी, अन्ना हजारे की बात को क्यों आप टाल रहे? अन्ना हजारे ने जो कहा है उस पर तो कुछ दो शब्द बोल दीजिए ना। वो तो मेंटर थे, वो तो केंद्र बिंदु थे उस समूचे आंदोलन के, जिस आंदोलन से निकली थी। हालांकि उसी समय जिस समय आंदोलन चल रहा था, बहुत सारी बातें आ रही थी और हम उस पर विश्वास नहीं करते थे। हम कहते थे कि ये मीडिया की फैलाई हुई खबरें हैं, 25 रुपए में जो सिम बिका है उसका हिसाब नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये इतने पैसे इकट्ठे वो नहीं दिया। मैं लिखित रूप में मैंने कहा कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और उसको राजनीति में भी आना चाहिए, ये सब पब्लिश्ड है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रवि श्रीवास्तव जवाब देना चाहते हैं, एक 10 सेकंड की बात ये कि बस इतना बता दीजिए रंजीत जी, आप बताइए, हरीश जी आप बताइए, या रवि जी बताएं कि दिल्ली में पेट्रोल में कितना वैट कम किया और शराब पर कितना वैट कम किया। ये बता दीजिए, क्या प्राथमिकता थी दिल्ली की सरकार की, ये एक बार बता दीजिए। हाँ रवि श्रीवास्तव, मैं आप सारी प्राथमिकताएं बता देता हूं। जिस पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं, उस पॉलिसी को दिल्ली के एलजी ने अप्रूव किया था, जिससे आज तक कोई सवाल नहीं पूछा गया। जो पॉलिसी बनी वो कर्नाटक, जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना बोल लेने दीजिए रवि श्रीवास्तव, उसके बहुत सारे जो उसमें बदलाव हुए, जो अमेंडमेंट हुआ, उसको विधानसभा तक में नहीं रखा गया। आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? ये भी तो आरोप है ना। आप दिल्ली सरकार में एलजी की अप्रूवल के बिना आप कोई पॉलिसी ला सकते हैं क्या? आप बताइए मुझे, इस पे पॉलिसी पे एलजी के सिग्नेचर है या नहीं है, ये बता दीजिए आप मुझे। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि जो सज्जन अभी ये बता रहे थे कि वो अन्ना हजारे की बात तो सुन लें। अन्ना हजारे का हम बहुत सम्मान करते हैं और उनकी जो बातें सुननी है वो जरूर सुनते हैं, मगर अन्ना हजारे ने 10 पत्र नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को भी लिखे थे। उन्होंने कितनी बातें उनकी सुन ली?
वो भी तो उनके एक जमाने में वो बड़े प्रशंसक हुआ करते थे। मोदी उनको अपना मेंटर नहीं मानते ना। जिस भारतीय जनता पार्टी जिस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कैमरे पे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, उसे कम से कम भ्रष्टाचार अन्ना हजारे की बात नरेंद्र मोदी जो उस आंदोलन से निकला है वो मानेगा या नरेंद्र मोदी मानेंगे? वो पार्टी आज हमें कैसी बातें कर रही है, कैसी बातें करवाने में शर्म आनी चाहिए। भाई आप अपने ऊपर लगे आरोप, किसी आरोप का जवाब नहीं देंगे रवि श्रीवास्तव। भाई आपको जब आपके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे तो आप उसको उछाल देंगे दूसरी तरफ, वो सामने की तरफ उछाल देंगे कि भाई नहीं मेरे भ्रष्टाचार की बात मत करो, तुम फला का देखो, फला का, अरे छोड़ो मेरी बात मत करो, चिला का देखो। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। भाई सवाल ये है कि आपने अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मनीष सिसोदिया को ऑथराइज कर दिया कि इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस करते रहिए। और सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि ऐसे ऐसे उसमें चेंज किए गए जिसकी वजह से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया एक्सचेकर को, जिसकी वजह से खजाने को 2000 करोड़ का नुकसान हो गया। भाई ये इस किसी सवाल की कोई जवाबदेही आप क्यों नहीं बनती है? आज वो महाशय पता नहीं कहां पर है। 2G स्कैम, भाई मैं कह रहा हूं आप एमपी सदा काट गए उसमें। नहीं जो आपके ऊपर आरोप लग रहे सिर्फ उसकी बात करिए ना, उस पर तो बात करिए रवि श्रीवास्तव। ना कि आरोप का मुद्दा झूठे और बेबुनियाद है। 2G का मुद्दा अभी आपने देखा है, राजा का नाम लिया था, में कोई सच्चाई 2G का मुद्दा तो आपने उठाया था ना। ये राजा का नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया लेकर के शरद पवार के बारे में अन्ना हजारे क्या कहते थे, अप्रूवर बनाया और उससे पैसा लिया, अपने अकाउंट में लिया। एक तरफ हो रहा है क्या? जरा विवेक बंसल को भी बहस में शामिल करते हैं। विवेक जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि जिसे आप एक टाइम में ऐसे बहुत सारे बयान अभी भी मौजूद होंगे जिसमें आप और आपके नेता अरविंद केजरीवाल को पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, और आज उनके साथ ऐसे खड़े हैं कि जैसे मतलब क्या ही है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है भाई? देखिए, दिल्ली की 3 सीटों के एक तो मैं ये कहना चाहूंगा मजबूरी कोई नहीं होती, पर लेकिन जब एक आज राजनीति में इस तरीके से उठापटक हो रही है, मेरे ख्याल से सैद्धांतिक रूप से आप चाहें आदरणीय मोदी जी की बात हो, जब 2014 का जब चुनाव हुआ था उन्होंने नैतिकता और शुचिता की कितनी बातें की थी, उसका कोई अंत नहीं है। और जिस तरीके से आज देश में चुनी हुई सरकारों को उखाड़ा पछाड़ा जा रहा है, जिस तरीके से विधायकों को खरीदा फरोख्त की जा रही है, उसकी कोई मिसाल नहीं देखने को मिलती। तो वो शुचिता और उसकी जो बात कह रहे हैं आप कि पहले हमारे नेता किस तरीके से खड़े हुए थे, ये बात मैं जरूर स्वीकार करता हूं कि जो जितनी नैतिकता की बात करे उससे अपेक्षा उतनी ज्यादा होती। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें, और जिस आंदोलन से उनका उद्गम हुआ, और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि ईडी भी बिल्कुल स्वच्छ है। अरे तो आप ही के पार्टी के 2 नेता कह रहे हैं कि भाई आपने तो सुना ही ना, अभी हमने संजय निरुपम का बयान सुनाया, शर्मिष्ठा मुखर्जी क्या लिख रही हैं, लोगों को पता है, कह रही हैं कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, और आपकी पार्टी के दूसरे नेता हैं वो आप डिफेंड करने में लगे हैं। रंजीत जी, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ, आप पहले मेरा पूरा वक्तव्य सुन लीजिए, क्योंकि मैं तो इतनी देर तक बड़े संयम के साथ चुप रहा। सब जितने भी पैनलिस्ट थे उनके मैंने विचार सुने और उनका वाद विवाद सुना। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, तो मैंने खुद इस बात को कहा कि जो नेता जिस तरीके के आंदोलन से निकल कर आया था, जिसका सृजन हुआ था, उद्गम हुआ था, उससे नैतिकता की अपेक्षा ज्यादा थी। और आज कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ा होता है। ईडी ने पर लेकिन ये वक्त चुना, इस पे एक चर्चा का विषय, आम व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि चुनाव से पहले ही क्यों उन्हें उठाया गया। और ये भी